फैसलाबाद में सबसे पहले इन्होंने चेंज को ना सिर्फ एक्सेप्ट किया और उसके मुताबिक अपने आप को डेवलप करना शुरू किया। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, मेरा ईसीसी का टीचर भी सुन ले, प्राइमरी का भी सुन ले और मिडिल का भी सुन ले, कि हमारा विजन, जब मैं बात हमारे की बात करूंगा तो आपने ये समझ लेना है कि हमारे से मुराद कौन है, आपके डायरेक्टर। और वो आपके, मैं यहां पे जितनी बातें करूंगा वो नदीम साहब होंगे, क्योंकि मैं यहां पे इसलिए हूं क्योंकि मैं इनकी आइडियोलॉजी के साथ लाइक माइंडेड हूं, सेम इन जैसी आइडियोलॉजी रखता हूं। शायद मेरी एनर्जी कम है इनसे, इनकी एनर्जी मेरे से ज्यादा है। ठीक है, तो विजन 2035-40 है और 2035-40 में दुनिया रोबोटिक्स पे होगी। इसलिए कोई भी मेरे से पूछेगा कि व्हाई ईमान स्कूल, तो आई एम गोइंग टू टेल बिकॉज ईमान स्कूल विजुअलाइज 2035 एंड 2040, 2035-40 को विजुअलाइज करके बैठा है और 2035-40 में दुनिया रोबोटिक्स पे होगी। तो मेरी ये पहली बात मुकम्मल होगी कि वाई ईमान स्कूल। मेरे टीचर को इस बात का बिल्कुल क्लियर कट जवाब पता होना चाहिए, वाई ईमान स्कूल। अब सवाल ये है कि आपने मुझे ये बता दिया कि 2035-40 में दुनिया रोबोटिक्स पे होगी, तो ईमान स्कूल ऐसा क्या कर रहा है कि वो बच्चों को रोबोटिक्स में ले जाएगा। किसी को अगर कोई वहम है कि मैं गलत बात कर रहा हूं तो नेट पे सर्च करें 2035-40 में दुनिया कैसी होगी। अब लोग डिजिटल लिटरेसी की बात ही नहीं कर रहे, लोग डिजिटल लिटरेसी की बात नहीं कर रहे। लोग किसकी बात कर रहे हैं? एआई की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि आने वाले वक्त में आप जैसे टीचर रिबोट भी आ जाएंगे और उसके अंदर क्या चीज इनकॉर्पोरेट कर दी जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो टीचर खत्म हो जाएगा जो रेपिटेटिव काम कर रहा है। टीचर वो बचेगा जो सोच वाला टीचर होगा, जिसके पास कोई सोच होगी और वो सोच वाला बच्चा डेवलप करने के काबिल होगा। ये जो काम आप कर रहे हैं इसको तो रिबोट रिप्लेस कर लेगा इसको, क्योंकि सर को पता है कि ये होने जा रहा है। आपके काम को रिबोट रिप्लेस करने जा रहा है, क्योंकि रेपिटेटिव काम आपसे ज्यादा अच्छा रिबोट कर लेता है। जैसे एटीएम मशीन एक रिबोट है, जितनी मर्जी पैसे मांग लो उससे, रट्टा ही लगवाना है ना बच्चे को, सोच वाला नहीं बनाना ना, फोटोकॉपियर ही बनाना है। तो रिबोट भी आएगा, आपको तो गाइड की भी जरूरत होती है। आप तो कहते हैं सर हेल्पिंग बुक भी दे दें, तो रिबोट आएगा, उसके दिमाग में ही हेल्पिंग बुक होगी, वो लिखेगा एक्सरसाइज 4.1 टक 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 टक, पूरा सवाल यहाँ पे, क्योंकि वो उसके दिमाग में होगा। उसके लेसन प्लान एक ही दफा बना के उसके दिमाग में डाल दिया जाएगा। और वो, हम तो बच्चे को फोटोकॉपियर ही बना रहे हैं ना। हम क्या करते हैं, गाइड से यहाँ पे लिखते हैं, बच्चा यहाँ से कॉपी पे लिख लेता है, कॉपी से पेपर पे कॉपी कर देता है। ना कोई सोच वाला बच्चा डेवलप किया, क्योंकि क्या टीचर सोच वाला है? तो सोच वाला बच्चा कैसे डेवलप होगा? जब हम खुद सोच वाले होंगे। और वो सोच क्या है कि टीचर ने कह दिया 2035-40 दुनिया रोबोटिक्स पे होगी, तो ईमान स्कूल क्या रोबोटिक्स पे होगा? हाँ, ईमान स्कूल रोबोटिक्स पे है, क्योंकि ईमान स्कूल के अंदर जो किताब पढ़ाई जा रही है वो स्टीम इंटीग्रेटेड बुक है। कौन सी? स्टीम इंटीग्रेटेड बुक। मुझे अभी तक याद है 2018 के अंदर मैं फाराबी स्कूल इस्लामाबाद विजिट करने गया, क्योंकि मुझे खुद बहुत शौक था। मैं बड़ी कोशिश कर रहा था। अभी तो ये सोच आप लोगों में पनपने शुरू हुई है। मैं 2018 में ये एफर्ट्स कर रहा था कि मैं बच्चों को रोबोटिक्स में ले जाऊं। बच्चे कितना, मैंने बड़े बड़े सेमिनार अटेंड किए इस्लामाबाद के अंदर जाके। जब गवर्नमेंट ने 2020 के अंदर रोबोटिमिया के नाम से शफकत महमूद ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, मैं उसका भी पार्ट था, क्योंकि मुझे शौक था कि मैं बच्चों को रोबोटिक्स पढ़ाऊं। मैं फराबी में गया और फराबी क्या पढ़ा रहा था उस वक्त? स्टेम पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? स्टेम पढ़ा रहा था। स्टेम से अगला वर्जन आ गया स्टीम। व्हाट इज द स्टीम? स्टीम इज द साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड आर्ट्स। जब इन चार चीजों को इकट्ठा इंटीग्रेट कर दिया जाए
तो जो रिजल्टेंट में चीज बनती है उसको क्या कहते हैं? रिबॉट कहते हैं। सिर्फ उसके अंदर फिर किस चीज को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो क्या आप जो किताब पढ़ा रहे हैं उसमें रोबोटिक्स है? तो जवाब है यस। हम बच्चों को रोबोटिक्स पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम वो किताब पढ़ा रहे हैं जिसमें क्या है? स्टीम इंटीग्रेटेड है। तो मेरा सवाल है किधर, कहां है स्टीम? तो सबसे पहले आपके किताब के दूसरे प्रीफेस के अंदर स्टीम का जिक्र किया गया है, लेकिन ये काफी नहीं है कि स्टीम का जिक्र कर देने से स्टीम पढ़ाई जा रही है। मैथ देने आप दिखा सकते हैं कि वेयर इज द स्टीम। आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं, ये दो, इसमें भी है, लेकिन ये देखें, व्हाट इज स्टीम? STEAM is the integration of science, technology, engineering, arts and mathematics. समझ आ गई? और where is the STEAM? STEAM is here. Integration of technology, engineering, science, engineering, mathematics. हर एक चैप्टर के अंदर पांचों चीजें इंटीग्रेट है। जिस मर्जी चैप्टर को खोल के देखें तो आपको साइंस कॉर्नर, आर्ट्स कॉर्नर, मैथ कॉर्नर, टेक्नोलॉजी कॉर्नर और इंजीनियरिंग कॉर्नर मौजूद मिलेगा। एक चैप्टर को कितने हिस्से में पढ़ाते हो? कितने हिस्सों में पढ़ाते हो? 3 हिस्सों में। और सर ए पढ़ाया तो कितने हिस्सों में पढ़ाया? एक हिस्से में, 3 में। क्यों? सवाल है क्यों? मेरा टीचर पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है? ठीक है, उसकी एक वजह यह है कि हम इन 3 पार्ट्स में क्या पढ़ा रहे हैं? स्टीम पढ़ा रहे हैं। और व्हाट इज द स्टीम? स्टीम इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। अगर अब कोई आपसे कहता है कि आप रोबोटिक्स पढ़ा रहे हो रोबोटिक्स? यस। कैसे? स्ट्रीम कहां पे है? हमारी बुक में इंटीग्रेटेड है। क्या आप दिखा सकते हो? मुझे दिखा सकते हो? किस नाम से है? साइंस कॉर्नर, आर्ट्स कॉर्नर, मैथ कॉर्नर, इंजीनियरिंग। जहां पे आपका लिखा होगा ना लफ्ज ग्रॉस मोटर स्किल, तो उसका मतलब क्या होगा? इंजीनियरिंग। क्लियर? पहली बात समझ आ गई। अब मैंने आपसे अगला सवाल किया था कि आप एक टॉपिक में 3 दिन क्यों जाया कर देते हो? क्योंकि लर्निंग की 4 फेजेज होती हैं। कितनी फेजेज होती हैं? ये मैं मिटाता जाऊंगा, इसलिए ये लिखते जाए साथ साथ। ठीक है, लर्निंग की कितनी फेजेज हैं? कौन कौन सी? वो टीचर लर्निंग के 4 फेजेज पूरे नहीं कर रहा, वो बच्चे की स्किल डेवलपमेंट नहीं कर सकता। लर्निंग की कितनी फेजेज हैं? 4। कौन कौन सी फेज? 4 P's। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। और याद रखिएगा यही 4 फेजेस 5 क्लास तक जाएंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं। फेज 1 को कहते हैं प्रिपरेशन। फेज 2 को क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन। फेज 3 को क्या कहते हैं? प्रैक्टिस। और फेज 4 को क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस। अब जिस दिन प्रिपरेशन होती है उस दिन का हमारा टारगेट क्या होता है? अरोजिंग इंटरेस्ट। क्या? अरोजिंग इंटरेस्ट। प्रेजेंटेशन में एनकाउंटरिंग न्यू नॉलेज।
फेज 3 में इंटीग्रेशन ऑफ न्यू नॉलेज, और फेज 4 में अप्लाइंग ऑफ न्यू नॉलेज। मतलब मैंने क्या कहा कि हमने कोई भी लर्निंग है वो 4 फेजेस में करवानी है। फेज 1 में क्या होगा? प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन के अंदर आप करेगी क्या? बच्चे का इंटरेस्ट अरोज करेंगी। और हमने जो बुक के ऊपर चैप्टर का नाम रखा वो क्या रख दिया? इंट्रोडक्शन। इंट्रो। और जहां पे इंट्रोडक्शन पहले से हो चुका है वहां पे हमने उसका नाम क्या रख दिया? रिवीजन। क्या मेरी ईसीसी की टीचर के पास जब उसने ए पढ़ाया तो वो स्टोरी टेलिंग से क्या करती है? क्या करती है स्टोरी टेलिंग से? इंटरेस्ट अरोज नहीं करती, दिलचस्पी। क्योंकि दिलचस्पी बच्चे की किस बात में है? स्टोरीज में। कहानियां बच्चे को सुनाओ। याद रखिएगा, बच्चे वो काम नहीं करते जिसमें उनका इंटरेस्ट ना हो। बच्चे वो काम करते हैं जिसमें इंटरेस्ट डेवलप करना किसका काम है? तो टीचर का पहला टारगेट क्या है किसी भी चीज के लिए बच्चे का? तो उसकी लर्निंग फेज कौन सी होती है? प्रिपरेशन। और मैं आपको यह भी बताऊंगा, हम बेसिकली बच्चे के लैंग्वेज के 4 स्किल भी डेवलप करना चाहते हैं। कौन कौन से? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और देखिए, जिस दिन आप इंटरेस्ट अरोज कर रही हैं तो आप बच्चे से 2 काम करवा रही हैं। कौन कौन से? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जैसे आप क्या करती हैं, मैं जब ए पढ़ाने के लिए जा रहा हूं तो मैं क्या कहता हूं कि डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको एक स्टोरी टेलिंग करूंगी। आपने कभी स्टोरी सुनी है? मैंने लास्ट टाइम भी एक्सरसाइज की थी, याद है आपको? एक एलिगेटर होता है, एक एंट होती है, एप्पल ट्री होता है, याद है? गार्डन, यू सी गार्डन? यस, वाओ, यू सी एलिगेटर? ओके, वेयर? ऑन टेलीविजन राइट नाउ। दिस इज अ फ्लैश कार्ड। तो आप क्या कर रही हो? और इंटरेस्ट अरोज करने के साथ आप स्किल कौन सा डेवलप कर रहे हो? लिसनिंग एंड स्पीकिंग का स्किल डेवलप कर रहे हो। और जिस दिन आप फेज 2 में होंगे, आप एनकाउंटर न्यू नॉलेज कर रहे होंगे, तो आज आपका टारगेट क्या होगा? आज क्या टारगेट होगा आपका? स्पीकिंग एंड रीडिंग। स्पीकिंग एंड। और जिस दिन आप प्रैक्टिस करवा रहे होंगे उस दिन आपका क्या टारगेट होगा? रीडिंग एंड राइटिंग। और परफॉर्मेंस में भी रीडिंग एंड राइटिंग। तो क्या हमने इन 4 स्किल्स को कैटर कर लिया? कैटर किया या नहीं किया? हमने इन 4 स्किल्स को कैटर कर लिया या नहीं कर लिया? अब आपको समझ आई कि किताब के अंदर पीजी नर्सरी प्रेप ईसीसी के अंदर जो इंट्रोडक्शन पढ़ाया, रिकग्निशन पढ़ाया और एप्लीकेशन पढ़ाया, उसका क्या मकसद है? किसको किस नाम से करवा रहे हो? किताब के ऊपर क्या लिखा हुआ है? रिकग्निशन। और किताब पे क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशन। लिखा हुआ है या नहीं? और जब आप 4 अल्फाबेट्स पढ़ा लेते हो तो आप क्या ले रहे हो? बच्चे की असेसमेंट ले रहे हो। तो आपको समझ आई? अब मुझे एक बात बताएं कि अगर हम ये 4 फेजेस नहीं कर रहे तो ये सारी चीजें किधर गई? लिसनिंग स्पीकिंग किधर गई? स्पीकिंग रीडिंग किधर गई? रीडिंग राइटिंग किधर गई? और फिर रीडिंग राइटिंग किधर गई? क्योंकि आपका काम तो क्या है? बच्चे का स्किल डेवलप करना। तो जब ये 4 चीजें आपको पता ही नहीं, जब ये 4 चीजें आपको
तो आप क्या कर रहे हो? मेरा एक सवाल है, क्या हम कर पा रहे हैं? हम नहीं कर पा रहे ना। मैंने यही तो बात की कि 18 साल इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ी है, ना बच्चे को लिखने आई है ना बोलने आई है। इसलिए नहीं आई क्योंकि आपने कभी उसको सुनाई ही नहीं, वो बोलेगा कैसे? आपने कभी उसको रीडिंग करवाई नहीं, तो राइटिंग कैसे करेगा? जब तक आप इसकी बात ही नहीं करोगे इसके ऊपर, जब आपको पता ही नहीं होगा कि किस दिन लिसनिंग स्पीकिंग, किस दिन रीडिंग राइटिंग और किस दिन आपकी स्पीकिंग एंड रीडिंग होगी, तो क्या हम इन 4 फेजेस के जरिए इन 4 टारगेट्स को अचीव कर सके? तो ये ट्री सबने बना लिया। आगे चलूं? अब आपको याद रहेगा कि बच्चे को कितनी फेजेस में पढ़ाना है। अभी मैं इसको आगे कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर? प्राइमरी के अंदर, फिर मैं मिडल के अंदर ले जाऊंगा। बात की समझ आ गई? तो हम साथ इधर ना एक वो बनाते जाएं कि हम जो जो कर रहे हैं उसका एक हम नोट बनाते जाएं, ताकि हमें आखिर में याद हो कि हमने क्या क्या किया। हमने क्या चीज पढ़ी? नो स्टीन, ECCE के अंदर स्टीन। और दूसरी चीज क्या पढ़ी? 4 फेजेस, 4 पीस। ठीक है जी। अब बेसिकली ECCE की टीचर का मकसद ये है कि वो बच्चे की क्या करेगी? 7 की लर्निंग एरियाज डेवलप करवाएगी। क्या करवाएगी? 7 की लर्निंग एरियाज। कितने की लर्निंग एरियाज? 7। कौन कौन से? पर्सनल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी, वर्ल्ड अराउंड अस, क्रिएटिव आर्ट्स, लैंग्वेज एंड लिटरेसी और बेसिक मैथमेटिकल स्किल। अब आपने सेकंड नंबर पे क्या बताया कि आप बच्चे के क्या कर रही हैं? अब आप सब पढ़ा नहीं रही, सिखा रही हैं। और क्या डेवलप कर रही हैं? एक तो स्किल डेवलपमेंट कर रही हैं और दूसरा बच्चे के 7 की लर्निंग एरियाज आप डेवलप कर रही हैं। वो कौन कौन से हैं? पर्सनल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी, वर्ल्ड अराउंड अस, क्रिएटिव आर्ट्स, लैंग्वेज एंड लिटरेसी और बेसिक मैथमेटिकल स्किल। और किसके लिए आप क्या पढ़ा रही हैं? जीके। क्या पढ़ा रही हैं? जीके। और जीके में आप 3 साल के अंदर 3 किताबें पढ़ाती हैं। कौन कौन सी? प्ले टू ग्रो, प्ले टू लर्न और प्ले टू एक्सप्लोर। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? और लैंग्वेज के ऊपर आप कितनी किताबें पढ़ा रही हैं? 2। कौन कौन सी? इंग्लिश एंड उर्दू। और मैथ के ऊपर? मैथ में कितना? एक ही किताब, BMS, मैथमेटिक्स, मैथ्स। अब मुझे बताएं कि मोस्टली स्कूल बच्चे के कितने की लर्निंग एरियाज पे काम करते हैं? मोस्टली स्कूल बच्चों के कितने की लर्निंग एरियाज पे काम करते हैं? स्कूल्स के अंदर कितनी किताबें पढ़ाई जाती हैं PG नर्सरी प्रेप में? 3। कौन कौन सी? इंग्लिश, उर्दू और मैथ। इंग्लिश और उर्दू किसको कैटर कर रहे हैं? और बेसिक मैथमेटिकल स्किल? तो ये किधर गई? 5 स्किल्स।
5 की लर्निंग एरियाज कहाँ पे गए? जीके के अंदर हैं, लेकिन कौन जीके पढ़ा रहा है? और अगर कोई पढ़ा रहा है तो उसने अपनी किताब लगाई हुई है। तो जब हमने अपनी किताब लगा लेते हैं, जब हम जीके की, तो टीचर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा सफ़ा पर्सनल सोशल इमोशनल डेवलपमेंट काम करेगा, कौन सा फिजिकल पे, कौन सा हेल्थ हाइजीन सेफ्टी पे, कौन सा वर्ल्ड अराउंड अस पे, और कौन सा क्रिएटिव आर्ट्स पे? क्या टीचर इस काबिल है? पहली बात तो ये, कितने टीचर्स को आज से पहले ये पता था? बता दें। नहीं पता था। तो अगर आज हमें पता लग गया, तो अब हमें पढ़ाएंगे तो हमें पढ़ाने में क्या होगी? आसानी होगी। अच्छा, फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर की लर्निंग एरिया को डेवलप करने के लिए उसके डिफरेंट नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसीज हैं। क्या है? डिफरेंट नंबर ऑफ क्या है? कॉम्पिटेंसीज है। C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है। समझ आ गई? और इसी तरह हर कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए आगे क्या है? डिफरेंट ELOs है। क्या है? ELOs है। ELO A है, ELO B है, ELO C है, ELO D है, ELO E है। बात की समझ आ गई? मतलब 7 की लर्निंग एरियाज को, हर की लर्निंग एरिया की क्या है? अपनी कॉम्पिटेंसी है। हर की लर्निंग एरिया की अपनी, और हर कॉम्पिटेंसी का अपना ELO है। और हम PG नर्सरी प्रेप में टोटल कितने ELOs पढ़ाते हैं? 273 ELOs पढ़ा के बच्चे के 7 की लर्निंग एरियाज डेवलप करवाते हैं। कितने? 7 की लर्निंग एरियाज। कितने ELOs पढ़ा के? अब मैं आपके हाथ में PG नर्सरी प्रेप की किताब एक दे दें। उर्दू के अलावा मैथ, इंग्लिश दे दें। जीके भी है, जीके एक लाइन में दें। अब आपने करना ये है, मैं आपका टेस्ट लेने जा रहा हूं कि क्या आपको ये जो मैंने बुनियादी बातें समझाई हैं, इनकी समझ आ गई है या नहीं आई? आप कोई पेज खोल लें, सामने कर लें, ग्रुप बना लेना, 4-4 का ग्रुप दे देना। सर एक किताब देना, दरमियान में रखे ना। मैथ है, ठीक है, देना। एक किताब दरमियान में रख दें। सर एक किताब ना, इस 4 लाइनों में एक किताब। सर एक लाइन में एक किताब ना। किताब सेंटर में कर लें प्लीज। आगे ले जाएं, आगे ले जाएं, जल्दी कर लें। फिर हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। जल्दी करें सर। अब आप किताब खोल लें, अगर है तो दूसरी साइड पे भी करें, डिस्ट्रीब्यूट। हाँ जी, फर्स्ट लाइन के अंदर आपने जो पेज खोला, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? नो, लाइन 1, रिवीजन ऑफ। आपको ये समझ आ गया रिवीजन से क्या मुराद है? पिछले चार्ट में हम गए तो रिवीजन से क्या मुराद था? बच्चे की प्रिपरेशन। तो आप क्या कर रही हैं? अरोजिंग इंटरेस्ट, लिसनिंग और स्पीकिंग करवाएंगी। बात की समझ आ गई? अच्छा, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? KLA। अब मेरे टीचर को पता चल गया KLA क्या है। की लर्निंग एरिया। देखें कौन सा की लर्निंग एरिया, क्या लिखा हुआ है आगे? BMS से क्या मुराद है? बेसिक मैथमेटिकल स्किल। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। नहीं, नीचे, नीचे भी लिखा होगा। नीचे भी कुछ लाइनें लगी हुई है ना? नहीं नहीं नहीं, उससे पीछे पढ़े, कुछ लिखा होगा। C1 लिखा हुआ है। इस नहीं नहीं, बात समझे। आपका की लर्निंग एरिया ये वाला है, और उसका क्या है? C1 है। और C1 में आगे ELO नंबर कौन सा है? ELO A। मतलब पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन समझ तो आ गई है ना? ELOS, ELO के आगे S लिखा हुआ है ना?
तो ELO नंबर एस है, और वो क्या है, क्या है, जरा पढ़ दें उसको, क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये देखें ना, ये देखें, ये आपका की लर्निंग एरिया आ गया, ये आपकी कॉम्पिटेंसी नंबर 1 आ गई, और उसका ELOC और J। ELOC क्या कहते हैं, अरेंज ऑब्जेक्ट्स एंड, समझ आ गई। मतलब ये है कि मेरे टीचर अब आगे क्या बताएगा, कोऑर्डिनेटर पूछता है या प्रिंसिपल पूछता है या पेरेंट्स पूछते हैं कि आज क्या काम करवाया, तो क्या बताओगे, मेरा टीचर क्या बताए, मेरा टीचर क्या बताए कि उसने आज रिकग्निशन करवाई है, या मेरा टीचर ये बताए कि आज उसने बेसिक मैथमेटिकल स्किल की कॉम्पिटेंसी नंबर 1 का ELO नंबर S करवाया है, जो ये कहता है। अब ये प्रोफेशनल बात होगी जी। अब मैम आप बताइएगा, सबने कैटर कर लिया, हाँ जी, क्या है सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो आज आप क्या, कौन सा स्किल डेवलप करवाएंगी, स्किल कौन सा होगा, रिकग्निशन फेज कौन सी है लर्निंग की, टूर, नहीं जरा पीछे चले जाए, जो पीछे लिखा है फेज 2 है, और फेज 2 में आप क्या इनकॉर्पोरेट करते हैं, स्पीकिंग एंड रीडिंग, और उससे आगे आज आपका की लर्निंग एरिया कौन सा है, की लर्निंग एरिया नहीं, पहले की लर्निंग एरिया बताए ना, मतलब आज फिर आप इस पे काम कर रही हैं, उसकी कॉम्पिटेंसी नंबर 1 और आगे कौन सा, ELO के आगे लिखा होगा CDEFGABC, ये देखें लिखा हुआ है ELOAACF। अब मेरा टीचर क्या बताएगा, मेरा टीचर प्रोफेशनल हो चुका है, उसको पता है कि उसकी किताब क्या कर रही है, तो मेरा टीचर क्या कहेगा, मेरा टीचर ये कहेगा कि फलां की लर्निंग एरिया, उसका कॉम्पिटेंसी नंबर फलां, और इसका ELO नंबर ये, और वो ये कहता है। जिसके पास पीछे प्ले टू लर्न या प्ले टू ग्रो उनमें से कोई है, वो जरा हाथ खड़ा करे, शाबाश। आपने जो पेज खोला है, इंग्लिश आपके पास है, सेंटर में से कोई पेज खोल ले, शाबाश शाबाश, जल्दी करें, कोई पेज खोल लें सेंटर में से, खोल लिया, क्या लिखा हुआ है सबसे ऊपर, KLA कौन सा, PD से क्या मुराद है, फिजिकल डेवलपमेंट, आगे इसका कॉम्पिटेंसी नंबर 1, इसका ELO नंबर J, और ELO J क्या कहता है, ELO J क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन द राइटिंग, यू गॉट द पॉइंट। अब मेरा टीचर ट्रू मैनर के अंदर क्या है, प्रोफेशनल है, उसका नॉलेज इतना कॉम्पिटेंट है, कोई उसको डिफीट नहीं करवा सकता। अब वो ये नहीं कहता कि मैं पढ़ाता हूं जाके, अब वो ये नहीं बता रहा, वो ये बता रहा है कि आज हम रैको के जरिए बच्चे की स्पीकिंग एंड रीडिंग स्किल डेवलप करेंगे, और की लर्निंग एरिया फलां, उसकी कॉम्पिटेंसी नंबर ये, उसका ELO नंबर ये, जो ये कहता है, आज मैं ये डेवलप करके आई हूँ। जब मेरा टीचर ये बात करने के काबिल हो जाएगा तो वो डेवलप भी करवा लेगा। पहले तो मेरे टीचर को पता ही नहीं था कि वो क्लासरूम में ऑब्जेक्टिव क्या लेके जा रहा है, विजन क्या लेके जा रहा है, गोल क्या लेके जा रहा है। और मजीद आपकी रहनुमाई के लिए क्या लगा हुआ है, QR कोड लगा हुआ है, और उस QR कोड के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, वीडियो मौजूद है, और वो वीडियो आपको पूरी रहनुमाई दे रही है कि आपने लेसन प्लान के प्रोटोकॉल्स को कैसे फॉलो करना है। और अगर आप नहीं कर रही, अगर आप अपनी मेंटल डाइट का एहतमाम नहीं कर रही, आप अपनी ज़ात पे 30 मिनट नहीं इन्वेस्ट कर रही, तो मेरे बच्चे पे 6 घंटे कैसे इन्वेस्ट कर देंगे। तो इनफैक्ट जो नहीं कर रहा वो तो नोकिया है, वो खुद भी नोकिया और वो नोकिया ही बनाएगा।
हमें तो नोकिया नहीं बनना ना, ठीक है ना, क्योंकि हम इसी वजह से बड़े बड़े लोग जो हैं, तो यहां तक बात की समझ आ गई। तो ईसीसी की कोई बात जो आपको समझ में ना आई, समझ आई या नहीं आई? इसके बाद हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा हमने की लर्निंग एरियाज, ठीक है, और 4 इसके अंदर हमने लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड, तो आपका ये ईसीसी का फेज मुकम्मल हो गया। बच्चे के 7 की लर्निंग एरियाज डेवलप करवाने हैं, और हर की लर्निंग एरियाज के अंदर क्या होती हैं, और हर कंपिटेंसी को डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। देखें, अगर बच्चे की आपने ईएलओ टारगेट कर दिया ठीक तरीके से, तो बच्चे की कॉम्पिटेंसी ठीक तरीके से डेवलप हो जाएगी। अगर कॉम्पिटेंसीज डेवलप होगी तो पूरा की लर्निंग एरिया क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। कोई इसमें कंफ्यूजन हो, और ये तमाम लोगों के लिए समझना ज़रूरी है। अब मैं यहाँ से ट्रिक कर दूँ, प्राइमरी सेक्शन में सारी चीज़ों की समझ आ गई? नहीं, आई एम गोइंग इनटू प्राइमरी सेक्शन। अब प्राइमरी में क्या हो रहा है, ELO चेंज इनटू SLO, ELO चेंज इनटू, इसकी 2 वजूहात हैं। प्राइमरी में सबसे पहली चीज क्या हो रही है कि ELO किस में चेंज हो रहा है, अब आपका ELO चेंज हो गया SLO में। उसकी पहली वजह यह है कि बच्चे का 98% ब्रेन डेवलपमेंट कहाँ पे हो जाती है, ECCE लेवल पे हो जाती है, और बच्चा आपका किसी हद तक क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। हम इसको यहाँ कहते हैं एक्सपेक्टेड मुतवक्के हासिलात ताल्लुम। कर ले तो ठीक है, फिर कोशिश करनी है, कर ले तो ठीक है, फिर कोशिश करनी है, कर ले तो ठीक है, फिर कोशिश करनी है। लेकिन हम उस कोशिश में क्या करते हैं, बच्चे को स्लैप दे देते हैं, कान के नीचे रख के बच्चे को डांट देते हैं। जबकि बच्चा क्या होता है, जब आपका क्लासरूम इतना इंटरएक्टिव होगा, आप बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करके चल रहे होंगे, तो बच्चा आपका प्रॉपर्ली इंगेज हो जाएगा। फिर आपको सख्ती करने की ज़रूरत पेश, असल में सख्ती हम उस वक्त कर रहे होते हैं जब हमारी खुद जो है एजुकेशनल, हमारी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो इफेक्टिव नहीं हो रही होती। हम उसको इफेक्टिव बनाने के लिए समझते हैं कि हम बच्चे के कान के नीचे रख के देंगे तो मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। जबकि आपके कैरिकुलम ने बड़ा वाज़ह कह दिया है कि उस वक्त ये ELO था, अब SLO हो गया। फिर वही लर्निंग की 4 फेजेस, कितनी फेजेस, 4 फेजेस। लेकिन अब वो 4 फेजेस किस शक्ल में होंगी, लिसनिंग एंड, दूसरी रीडिंग एंड थिंकिंग, उसके बाद राइटिंग स्किल, और उसके बाद प्रोनाउंसिएशन स्किल एंड ग्रामर। खोलें ग्रेड 1 का ज़रा इंडेक्स खोलें, इसको हम क्या कहते हैं, ओरल कम्युनिकेशन स्किल। अब मुझे बताइएगा, अब पीछे से ECC की टीचर ने आपको बच्चा डेवलप करके दिया, वो बच्चा क्या था, वो बच्चा किस में आया। और याद रखिएगा, जो हम बच्चे का एग्ज़ाम भी ले रहे हैं ना, अगर वो आप हमारी वेबसाइट से एग्ज़ाम लेंगे तो वो एग्ज़ाम भी कितने हिस्सों में होगा, 3 हिस्सों में होगा, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू का पेपर हो। मतलब आपके हर पेपर के कितने पार्ट्स होंगे, ECC के पेपर के, ECC के पेपर के कितने पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स। पार्ट 1 में आप बच्चे की क्या चेक करेंगे, लिसनिंग एंड स्पीकिंग,
पार्ट 2 में क्या चेक करेंगे आप? रीडिंग एंड स्पीकिंग। और पार्ट 3 में क्या चेक करेंगे? रीडिंग एंड राइटिंग। और ये चीजें मैं आपको अभी फिजिकली दिखाऊंगा पेपर के अंदर। मतलब जो डेवलप किया है, क्या उसकी असेसमेंट भी वैसे ली है? बड़ी जरूरी और बुनियादी बात है। आप किस डायरेक्शन में मूव करोगे, जिस डायरेक्शन में आप क्या ले रहे हो, असेसमेंट ले रहे हो। अगर रट्टे वाली असेसमेंट होगी तो आप कौन सा बच्चा जनरेट करोगे? रट्टे वाला। और अगर आपको पता होगा कि आपने आखिर में असेसमेंट ही लिसनिंग एंड स्पीकिंग में लेनी है, रीडिंग एंड स्पीकिंग में, रीडिंग एंड राइटिंग में लेनी है, तो आप किसके मुताबिक तैयारी करोगे? आप इसी के मुताबिक तैयारी करोगे ना, इसके अलावा तो नहीं करोगे। मैं आपको अभी ईसीसी का असेसमेंट का पेपर भी एक आपके साथ शेयर करूंगा। अब जिसके पास ग्रेड 1 से लेके 5 में लैंग्वेज जो पढ़ा रहा है, अब टीचर क्लासरूम में जाके क्या कहती है? डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हु आई एम योर इंग्लिश टीचर। आई एम योर उर्दू टीचर। क्या मेरा टीचर क्लासरूम में जाके कहता है कि आई एम योर लैंग्वेज टीचर? नो। आप तो लैंग्वेज पढ़ा रही हैं। अगर आप कहती हैं आई एम योर इंग्लिश टीचर, तो उसका मतलब आप सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं। अगर आप बच्चे की स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आप कौन सा टीचर बन जाएंगे? लैंग्वेज की टीचर। और लैंग्वेज की टीचर क्या करेगी? इन 4 फेजेस को फिर टारगेट करेगी। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड थिंकिंग, राइटिंग स्किल, प्रोनाउंसिएशन स्किल एंड ग्रामर। और खोल के देखें जरा इंग्लिश की किताब, दिखाएं जरा मुझे। आपको ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से देखें। ये क्या है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। ये क्या है? रीडिंग एंड। ये क्या है? राइटिंग स्किल। ये क्या है? प्रोनाउंसिएशन स्किल एंड ग्रामर। है ये 4 फेजेस। अब क्या है इसमें? कितनी चीजें मौजूद हैं? ये 4 स्किल मौजूद हैं। और इन 4 स्किल्स को जी ये भी जरा जी, मुझे इंग्लिश दे जरा, बस ठीक है कुछ। अब इन 4 स्किल्स को के लिए हमने क्या रखा है? कंटेंट रखा है। इन 4 स्किल्स के लिए हमने क्या रखा है? कंटेंट रखा है। तो हम सारा फोकस किस पे रखते हैं पूरा साल? कंटेंट के ऊपर। लेकिन हम इन 4 स्किल्स को क्या करते हैं? टच ही नहीं करते। हम क्या करते हैं? कंटेंट की रीडिंग करवाते हैं, कुछ लोग उसके वर्ड्स मीनिंग करवाते हैं, कुछ लोग उसकी ट्रांसलेशन करवाते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज पे चले जाते हैं। और एक्सरसाइज हम किसको समझते हैं? वर्ड्स मीनिंग को, क्वेश्चन आंसर करने को। राइट नो, ऐसा है कि नहीं? अब मैंने फर्स्ट टर्म के अंदर 10 वीक पढ़ाना है, और 10 वीक के अंदर मैंने 6 चैप्टर कवर करने हैं। और उन 6 चैप्टर्स के अंदर मेरे 6 टॉपिक लिसनिंग एंड स्पीकिंग के होंगे, 6 टॉपिक रीडिंग एंड थिंकिंग के होंगे, 6 राइटिंग स्किल के होंगे, और 6 प्रोनाउंसिएशन स्किल एंड ग्रामर के होंगे। और इनफैक्ट एक चैप्टर को, चाहे वो 1.5 हफ्ते में ख़त्म हो, चाहे 2 हफ्ते में ख़त्म हो, हम इस कंटेंट को इन 4 चीज़ों से इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। एग्री और नॉट? हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम इंग्लिश को ट्रेडिशनल वे से पढ़ा रहे हैं। लैंग्वेज को, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो इंग्लिश हो, हम उसको इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं। अब ये कंटेंट मुझे दिया गया स्पोर्ट के लिए, तो सबसे पहले मेरा टीचर क्या पढ़ाए और इसको किस में आके इनकॉर्पोरेट करे? कंटेंट के अंदर। आज आपने बच्चे को डाइग्राफ, ट्राइग्राफ, डिफ्थोंग्स वगैरह पढ़ा दिए। अब कंटेंट में चले जाओ, बच्चे को प्रैक्टिस करवाओ। बच्चे को कोई अंडरलाइन डाइग्राफ एंड ट्राइग्राफ अगर आपको समझ आ गई है, फिर मैं कहूँगा कि आपने रटा नहीं लगवाना, याद नहीं करवा देना, समझाना है, सिखाना है कि ये डाइग्राफ होता है। और डाइग्राफ बच्चे को कब समझ में आएगा? जब कंटेंट में जाके आप उसकी क्या करवाएंगे? बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे। आपने नाउन पढ़ा दिया बच्चे को नेमिंग वर्ड के नाम से 1 के अंदर, तो अब आप क्या करेंगी? आप कंटेंट के अंदर जाके बच्चे को कहेंगी
कि रीडिंग भी करें, क्या करें, रीडिंग एंड थिंकिंग करें, और थिंकिंग में क्या करें, सोचें कि इसमें नाउन किधर है और उसको अंडरलाइन करते जाना। तो अब आपकी इंग्लिश वर्क करना शुरू कर दी। आपने किस पे काम करना शुरू कर दिया, स्किल के ऊपर। मैं बात करूं लिसनिंग एंड स्पीकिंग की, सिर्फ एक स्किल की बात करूं, हर चैप्टर के अंदर, जैसे ग्रेड 3 की अगर मैं इंग्लिश खोल लूं, तो सबसे पहले हमने टारगेट क्या दिया टीचर को कि बच्चे को ग्रेटिट्यूड करना सिखाना है। पहले चैप्टर के अंदर। तो जब मेरे कोऑर्डिनेटर को भी पता होगा, मेरे टीचर को भी पता होगा, मेरे बच्चे को भी पता होगा कि हम लिसनिंग एंड स्पीकिंग में, और मेरा टीचर साथ बता भी रहा हो, मेरा टीचर कह रहा हो कि बेटा टुडे एज यू नो दैट आई एम योर लैंग्वेज टीचर, और लैंग्वेज तो तब आती है जब आपको लिसनिंग एंड स्पीकिंग आ जाए और राइटिंग स्किल आपका डेवलप हो जाए, फिर तो लैंग्वेज आ गई है। अगर नहीं आई, जब मेरा टीचर यहाँ से बात शुरू कर रहा है, मेरे बच्चे के दिमाग में ये बात डाल रहा है, तो मेरा बच्चा बार बार किस बात पे गौर करेगा, फोकस करेगा, मुझे स्पीकिंग आनी चाहिए, मुझे राइटिंग आनी चाहिए। लिसनिंग क्या है, हमारी इनपुट है, उसकी आउटपुट स्पीकिंग में है, और इस तरह हमारी आउटपुट राइटिंग में है। तो जब मेरा टीचर बच्चे को रोज बता रहा होगा कि बेटा टुडे वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द योर लिसनिंग एंड स्पीकिंग, कि हमने सुनना और बोलना कैसे है, हम ग्रेटिट्यूड करना। तो जब मेरा टीचर एक लेक्चर के अंदर ग्रेटिट्यूड की बात कर लेगा, और फिर रोज बच्चे से पूछेगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी ग्रेटिट्यूड क्या होता है, आपने किसी को शो करवाया ग्रेटिट्यूड, आपने किसी को कहीं पे ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल किया, थैंक यू, एहसानमंद होना। जब मेरा टीचर टारगेटेड ऑपरेशन कर रहा होगा, और दूसरे वीक में मेरा टीचर क्या सिखाएगा, जाके रिग्रेट करना, पछतावा। तीसरे नंबर पे लाइक एंड डिसलाइक्स। चौथे नंबर पे ओपिनियन देना, और पांचवें नंबर पे सॉफ्ट पोलाइट वर्ड्स इस्तेमाल करना। अब मुझे एक बात बताएं कि मैंने ये करना है अभी, मैंने फर्स्ट टर्म के अंदर, मैंने फर्स्ट टर्म में क्या किया, फर्स्ट टर्म के अंदर मैंने बच्चे को क्या क्या सिखा दिया, रिग्रेट करना, लाइक और डिसलाइक बताना, ओपिनियन, पोलाइट वर्ड्स का इस्तेमाल। अब देखें, अगर आपके बच्चे ने 6 में से 3 चीज़ें भी सीख ली 10 वीक के अंदर, आपके बच्चे को ग्रेटिट्यूड करना आ गया, आपके बच्चे को रिग्रेट क्या होता है, मैंने अगर आपके साथ कोई बेईमानी की है या आपको हर्ट किया है, तो मेरा ज़मीर तो मुझे कहे ना कि गलत की, तो मैं उसको बाकायदा, देखें आप बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट भी कर रही हैं और स्किल डेवलपमेंट। पछतावा कब होता है, जब आपका ज़मीर क्या करता है, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, तो क्या मेरा ज़मीर भी मुझे मलामत नहीं करता कि यार नमाज पढ़नी चाहिए थी? अगर नहीं करता, फिर तो हमारा दिल काला हो चुका है। तो अगर मैं रिग्रेट फील कर रहा हूँ, मैंने अपने दोस्त को हाइट किया, क्या मैं रिग्रेट फील करता हूँ? क्या इन मॉरल वैल्यूज़ की कमी नहीं है मेरे माशरे में? हम इनफैक्ट रिग्रेट करते ही नहीं हैं, हम हर किसी को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनफैक्ट हम इस बात की परवाह ही नहीं करते कोई मेरे से हाइट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो परवाह तो तब करेंगे जब मेरे टीचर ने मुझे रिग्रेट करना सिखाया होगा क्लास में, कि हाउ टू शो द रिग्रेट। अब बच्चे ने ग्रेटिट्यूड, एहसानमंद तो तब होगा ना जब वो सोचेगा, वो अपने अंदर कुछ सोचेगा कि इसका पछतावा बनता है या शुक्रिया अदा करूँ, इसने बड़ी अच्छी चीज़ सिखाई, सर थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी हेल्प की, थैंक यू वेरी मच। यानी कि जब रिग्रेट और ग्रेटिट्यूड किस तरह आपस में क्या हैं, लिंक्ड हैं। अब मेरे बच्चे ने रिग्रेट भी सीख लिया, अब मेरा बच्चा इस काबिल होना चाहिए कि वो बता सके लाइक एंड डिसलाइक। और आप खोल के देखिए, हमने हर चैप्टर में अलहदा QR कोड भी दिया है और पूरी प्लानिंग भी दी है कि बच्चा क्लास के सामने आए, इन फ्रंट ऑफ क्लास आए और आके बताए अपनी लाइक। और यही वजह है कि मेरा टीचर MA इंग्लिश करने के बाद भी आइट्स में फेल हो जाता है, 6 बैंड नहीं ले सकता। आप में से किसी ने आइट्स किया हुआ है? किसी ने कोशिश की है?
बेटा एमए इंग्लिश किया आपने, पता है आपको आइट्स के अंदर क्या चीज चेक करते हैं? एटलीस्ट 6 बैंड होने चाहिए। किस चीज में आपको चेक करते हैं? लर्निंग या लिसनिंग? स्पीकिंग। तो एमए इंग्लिश करने के बाद भी वो चेक करने की जरूरत है? एमए इंग्लिश के बाद भी मेरा टीचर इसलिए करनी पड़ती है कि क्योंकि आपको वन में ये प्रैक्टिस करवाई नहीं गई। अब आप वन से प्रैक्टिस कर रही हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग की, आप वन से स्किल की बात कर रही हैं। देखिए यही सारा कुछ आइट्स में करवाया जाता है। आपको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपको क्लास में नहीं करवाया गया। तो जब आप बच्चों को आइट्स क्लास में 1 क्लास से करवा रही हैं, जब आप बच्चे को आइट्स 1 क्लास से करवा रही हैं, तो मसला हल नहीं होगा। वो तो पहले ही उसके अंदर बगैर तैयारी के आइट्स क्या कर देगा, उसको बताने की जरूरत नहीं है लिसनिंग एंड स्पीकिंग क्या है, रीडिंग एंड थिंकिंग क्या है, राइटिंग स्किल कैसे होती है। अब देखिए ना, मैं अगर राइटिंग स्किल की बात करूं तो 3 के आखिर तक मेरा बच्चा किस काबिल हो जाता है? पैराग्राफ राइटिंग के। अब कितनी टाइप्स के पैराग्राफ है, कितनी तरह की राइटिंग होती है? मैं आपको बताता हूं मसला क्या है। कितनी तरह के पैराग्राफ राइटिंग होती है? 2 तरह की, डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव। क्या मेरे टीचर को पता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होती है और नरेटिव राइटिंग क्या होती है? तो आपने कभी बच्चे को बताया है? चलें मुझे एक और चीज बताएं, स्टोरी के कितने एलिमेंट्स होते हैं? स्टोरी के कितने एलिमेंट्स हैं? बिगिनर्स को क्या पढ़ाएंगे? इतने सारे लोग बैठे हैं। जब आपकी किताब आपसे ये काम करवाएगी, ग्रेड 3 की इंग्लिश उठाएं, दिखाएं ग्रेड 3 की इंग्लिश। ग्रेड 3 की इंग्लिश खोलें। 3 एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी, बिगिनिंग, मिडल, एंडिंग। और जब ये किताब करवाएगी, ये दें जरा मैं आपको बताऊं। अब ये देखें, ये देखें एलिमेंट्स ऑफ स्टोरीज, देखे नजर आ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टोरीज। अब किताब जब करवाएगी तो टीचर खुद ब खुद करवा देगा, करवाएगा या नहीं? तो मेरी बात की समझ आई है कि जब तक हमें इस किताब को पढ़ाना नहीं आएगा ना, तब तक मसाइल होंगे। इसमें एक थीम है, सब थीम है जो कैरिकुलम ने दिए हैं कि आपने थीम और सब थीम जो है वो ब्रॉडर पिक्चर है, और सब थीम जैसा ऊपर क्या था, KLA था, नीचे क्या था, उसकी कॉम्पिटेंसी थी, उसकी कॉम्पिटेंसी के नीचे क्या था, ELO था। यहाँ पे क्या है, सबसे ऊपर थीम है, क्या है, और थीम के नीचे क्या है, सब थीम, और सब थीम के नीचे क्या है, SLO। और हर SLO क्या कह रहे हैं, किसी ना किसी स्किल की डेवलपमेंट कर रहा है। यह आपका ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 का टारगेट है। बात की समझ आई? तो बात मिस तो नहीं हुई मेरी, समझ आ गई बात की? अब क्या टीचर बता सकता है, मैडम कोई भी चैप्टर खोले, ये इंडेक्स में से बता दें, कोई थीम पढ़े, थीम। अच्छा ये देखिएगा, थीम है रोल मॉडल। अब रोल मॉडल में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सब थीम क्या है? सब थीम लिखा क्या हुआ है रोल मॉडल के नीचे? वही देख लेना मैडम, थीम के आगे सब थीम लिखा हुआ है। देखिए नीचे ये लिखे, थीम के नीचे सब थीम क्या है? सॉरी दोबारा बोलिएगा। डीड्स ऑफ चिल्ड्रन, अब देखिए रोल मॉडल एक ब्रॉडर टर्म है। रोल मॉडल बंदा कैसे बनता है? आप कैसे रोल मॉडल
बन सकते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोल मॉडल है, क्योंकि उनकी हर चीज़ में क्या थी? गुड डीड्स थी, अमाल, अमल उनके। उन्होंने अपने एक एक अमल से हमें रहने का सलीका सिखाया, जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाया। तो रोल मॉडल इज द ब्रॉडर टर्म, और उस रोल मॉडल में से आप आज किस चीज को कैटर कर रहे हो? और आगे मैडम इसका एसएलओ लगा होगा, इसका एसएलओ पढ़िएगा, बहुत सारे एसएलओज नीचे लगे होंगे। अब ये आपका प्रोनाउंसिएशन स्किल का हो गया, तलफ्फुज का। अब ये आपका ग्रामर का हो गया एसएलओ, ये भी आपका ग्रामर का एसएलओ। तो आपको बात की समझ आ रही है कि किताब में कौन सी चीज़ कैसे और कहाँ पे किस तरह पढ़ी है और क्यों पढ़ी है, ये बात भी क्लियर होगी। अब कोई और मैम ऐसे आगे ऐसे करके बिल्कुल आगे ले जाए, कोई छठे सातवें चैप्टर पे ले जाए। अच्छा क्या है रोल, आगे क्या है थीम? नेशनल प्राइड, नेशनल प्राइड। अब नेशनल प्राइड तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। आगे क्या है सब थीम? जी लव फॉर पाकिस्तान। और आगे इसके एसएलओज होंगे। अब आपको समझ आ गया ईसीसी में क्या था? की लर्निंग एरिया, और की लर्निंग एरिया के नीचे क्या पड़ी थी? उसकी कॉम्पिटेंसी, और कॉम्पिटेंसी के नीचे क्या पड़ा था? ईएलओ। और हर ईएलओ 4 लर्निंग फेजेस के अंदर 4 स्किल डेवलप कर रहा था। अब जब प्राइमरी के अंदर आए तो पहली चीज क्या आ गई? थीम। थीम के नीचे सब थीम के नीचे, बात की समझ आ गई, ठीक है। और मकसद क्या है? मकसद क्या है? यही 4 स्किल्स क्या करना? डेवलप करना। तो 1 से लेके 5 तक अगर कोई सवाल है तो मुझे बताएं, किसी का। एनीबॉडी हैविंग क्वेश्चन? तो आपने 1 से 5 तक बच्चे में क्या इनकॉर्पोरेट कर दिया? स्किल। स्किल डेवलप होगा कि नहीं? जब आप ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक ऑलमोस्ट 70 से 75 टॉपिक्स, जिस बच्चे को 70 से 75 टॉपिक आप लिसनिंग एंड स्पीकिंग के करवा देंगे, बोलने के काबिल हो जाएगा या नहीं? बोलें। जिस बच्चे को आप 70 टॉपिक्स 7 to 70 राइटिंग स्किल के करवाएंगे, तो वो कुछ ना कुछ लिखने के काबिल हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन एंड स्किल, ग्रामर स्किल के, रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल के। तो इसका मतलब बच्चे की क्या डेवलप हो जाएगी? स्किल डेवलप हो जाएगी। क्या डेवलप हो जाएगी? स्किल। तो वो स्किल कहाँ पे काम आएगी? 6, 7, 8 में। कहाँ पे काम आएगी? 6, 7, 8 में। अब 6, 7, 8 में क्या हो जाएगा? देखते हैं 6, 7, 8 में क्या हो जाएगा। 6, 7, 8 में स्किल डेवलप होगी। हमने जो नई किताब बनाई है उसमें हमने स्किल और नॉलेज को इनकॉर्पोरेट किया है। अब आपने लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल डेवलप कर दी। आपने बच्चे की स्किल डेवलप कर दी कि वो उसको स्क्वायर की समझ आ गई, उसको ट्रायंगल की समझ आ गई। आपने बच्चे में स्किल डेवलप की कि बच्चा खुद से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। अब उस स्किल को क्या करना सिखाएंगे आप 6, 7, 8 में? नॉलेज के साथ इनकॉर्पोरेट करना। अब आप जब 6 की किताब उठाएंगे हमारी, तो उसमें सबसे पहले क्या होगा? स्किल, और फिर उसका नॉलेज, और उसका रिजल्टेंट क्या होगा? उसका नतीजा क्या होगा? जैसे ये देखें, स्किल 1.1, नॉलेज 1.1। इस स्किल का नॉलेज ये है, इस स्किल का नॉलेज
स्किल 1.2 नॉलेज 1 पॉइंट, स्किल 1.3 नॉलेज 1 पॉइंट, स्किल 1.4 नॉलेज 1 पॉइंट, स्किल 1.5 नॉलेज 1 पॉइंट, स्किल 1.6 नॉलेज 1 पॉइंट, असेसमेंट स्किल 1.5 1.1 से 1.7 और असेसमेंट नॉलेज 1.1 से 1.7। अब मैं उस बात की तरफ आ जाता हूं कि मेरे बच्चे ने एमएससी मैथमेटिक्स कर लिया और उसने 3 साल इनहेरिटेंस का चैप्टर पढ़ा, लेकिन आज वो अपनी बहन को विरासत में हिस्सा देने के लिए तैयार। मेरे बच्चे ने ट्रैफिक रूल्स तो पढ़ लिए, लेकिन उस पर अमल, मसला क्या है? मसला ये है कि आप क्या दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, उस नॉलेज का स्किल। अब ट्रैफिक रूल्स हैं तो स्किल के अंदर क्या आएगा कि आपने ट्रैफिक रूल्स को क्या करना है, पहले आप बच्चे को इसके लिए तैयार करेंगे कि फॉलो करना है। जब वो फॉलो करने के लिए एग्री हो जाएगा, अब आप बताओगे कि कहीं पे ये बना आ जाएगा तो इसका क्या मतलब होगा। आप बताओगे कि अगर कहीं पे ऐसे करके ये चीज बनी आ जाएगी, ठीक है ना, तो बच्चा क्या करेगा। अब आप नॉलेज दे रहे हो, लेकिन उस नॉलेज से पहले, यही वजह है कि हम जब ड्राइविंग लाइसेंस का इम्तिहान देने के लिए जाते हैं वो हम इम्तिहान पास कर जाते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाते हैं हम उसको इम्प्लीमेंट, लिखा होता है कि हद रफ्तार LTV 80 और HTV 60, और हम गाड़ी किस पे चलाते हैं, 100 पे चलाते हैं, क्योंकि मुझे नॉलेज तो दे दिया गया है, लेकिन मुझे उसका स्किल, अब किस चीज की जरूरत है कि पहले स्किल दो फिर एग्री और नॉट एग्री। ऐसा है कि नहीं है? अगर हम ऐसा करेंगे, हम कहेंगे कि बेटा ये जो इनहेरिटेंस का चैप्टर पढ़ रहा है ये इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जब आपने बड़े हो जाना है तो आपने क्या करना है, अपनी बहन को विरासत में हिस्सा जरूर देना है, अपनी अम्मा को हिस्सा जरूर देना है, भाई को बराबर हिस्सा। ये बेटा हम जो ज़कात का चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका स्किल ये है कि आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, तो बताया मेरे टीचर ने पहले कि आप बातें की है स्किल की बच्चे से आज तक। टीचर बता रही है कि मैं इनहेरिटेंस का चैप्टर इसलिए पढ़ा रही हूँ, कहाँ है कभी, कितनी दफ़ा कहा है कि आपने ये जो इनहेरिटेंस का चैप्टर पढ़ा है इसका मकसद ये है कि ये मेरी लाइफ के अंदर किधर इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो अब आपकी 6-7 क्या होगी, इसके ऊपर होगी स्किल और नॉलेज। और हमने इसको किसको इनकॉर्पोरेट कर दिया इसके अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम क्या मदद दे रहे हैं कि जब हम स्किल डेवलप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रूल्स पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो अगर ट्रैफिक रूल्स की सबसे पहले पिक्चर आ जाएगी, उसकी कैप्शंस आ जाएंगी, हम बच्चे को कहेंगे कि बताओ क्या क्या करना है, इसमें चीज़ें उठा उठा के लगाओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि अगर आप एक बच्चे को प्रेपोजिशन की एक्टिविटी देती हैं तो आप 6-7 तस्वीरें लगा देती हैं और वो चीज़ें रख देती हैं सारी, मतलब कैट मौजूद है, फलां चीज़ मौजूद है, फलां चीज़ मौजूद है, एक टेबल मौजूद है। बच्चा क्या करेगा, टेबल को उठा के यहाँ पे ले आएगा। आपने लिखा है कैट इज़ ऑन द टेबल, तो आप बच्चा क्या करेगा, कैट को उठा के टेबल के ऊपर रख देगा, ठीक है। मतलब माउस इज़ अंडर द टेबल, तो बच्चा उठा के अंडर रख देगा। तो इसका मतलब ये है कि अब हमने 6, 7, 8 में किस पे काम करना है, स्किल डेवलपमेंट पे काम करना है, और बाद में क्या देना है। तो अब 6, 7, 8 की किताब किस तरह होगी, होगी नहीं, हो गई है। तस्वीर बना ली आप, पिक्चर, ये देखिए, देखिए ज़रा, और देखें हर जगह पे स्किल 1.3 नॉलेज 1.3, और इसी तरह हमारी तमाम किताब। अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि कंटेंट स्पोर्ट के लिए है, तो इंग्लिश दिखाएं 6 की, 7 की, जो भी देखें, जो चीज़ पहले पढ़ानी है वो पहले रख दी है। ये देखें, इधर देखें, ग्रामर पढ़ाई
किधर गया कंटेंट, ग्रामर के बाद कंटेंट रख दिया, ये लें, अब कंटेंट शुरू है। आगे टीचर पहले पीछे से ग्रामर पढ़ा के फिर आगे कंटेंट में उसकी क्या करे, एप्लीकेशन करवाए। तो समझ आ गई? तो क्या फायदा हुआ आज का? ये 6 और 7 की देखें, चूंकि वहां तक बच्चे के पास स्किल नहीं है ना। अब 5 तक आपके बच्चे को पैराग्राफ राइटिंग आ गई, ऐसे राइटिंग आ गई, स्टोरी के कंटेंट का पता चल गया, आपका बच्चा पैराग्राफ की उसको जान गया। अब जिस चीज़ की जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे डाला है, वहाँ पे तो स्किल डेवलपमेंट हो रही है ना। अब देखिए, जब बच्चा आपका 5 से 6 में आ गया तो उसका कोई ना कोई स्किल डेवलप हो गया है। और अगर कोई बच्चा दरमियान में आके ज्वाइन किया तो आपके लिए हमने ये आसानी पैदा कर दी कि पहले स्किल को रख दिया, बाद में नॉलेज को रख दिया। माइट बी पॉसिबल नेक्स्ट ईयर स्किल पहले आ जाए और नॉलेज, लेकिन इनफैक्ट करना यही है, 4 फेजेज ही। यहाँ पे भी आप देख ले वही 4 फेजेज हैं, सिर्फ ऑर्डर को इसलिए बदला है कि मेरा टीचर पहले कंटेंट पढ़ाई जा रहा है। आपने 1 में यही किया कि कंटेंट पढ़ा दिया, जबकि हम रीडिंग पहले डाली हुई है ना, तो हमने इसलिए, हालांकि हमारा जो लेसन प्लान आप उठा के देखिए उसमें लिखा हुआ है कि पहले रीडिंग, पहले ग्रामर करनी है, फिर आके पहले पेज नंबर 9 पढ़ाना है, फिर पेज नंबर 5 पढ़ाना है। लेकिन इस पर इसको कोई फॉलो ही नहीं कर रहा, तो हमने कहा आप नहीं फॉलो कर रहा तो हम बदल दें, हम पहले स्किल को रख दें, बाद में नॉलेज को रख दें। सही है ना? लेकिन देखें, अगर अब आपको समझ आ गई है, अब आप क्या करेंगी? वैसे पढ़ाएंगी जैसे पहले पढ़ा रही हैं, पढ़ाते हैं ना, फिर तो आपको मसला ही नहीं है। तो क्या लिसनिंग एंड स्पीकिंग ऐसे करवा रहे थे जैसे मैंने बताइए? कितने टॉपिक आपके बच्चों को आते हैं? क्या आपके बच्चों को ग्रेटिट्यूड करना आता है? क्या आपके बच्चों को कन्वर्सेशन में, क्या आपके बच्चों को, देखिए मैं, यू आर डूइंग वेरी वेल, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। मैंने तो कुछ चीज़ें जो आपके लाशऊर में थी उनको शऊर में दी, ये चीज़ें लाशऊरी तौर पे आप कर रहे थे, अब आप शऊरी तौर पे इसको करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका डेली एक टारगेट होगा। आप चलें, आप ये कर रही थी, आपको पता था कि थीम, मैम थीम क्या है, सब थीम क्या है, आगे उसका एसएलओ कैसे अटेम्प्ट होगा, ठीक है। एक ऑर्डर जो चल रहा है, एक चीज़ जो किताब के अंदर पड़ी है, क्या मुझे उसका पता है प्रॉपरली, ठीक है। तो अगर अभी किसी को ईसीसी के अंदर, प्राइमरी के अंदर और मिडल के अंदर कोई सवाल है तो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं फिर आगे चलूँ। बताएंगे? लाइट्स ऑफ कर दें। किसी का कोई सवाल? ये बड़ा अच्छा सवाल है, जरा सुन लें, मैम ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं इसके अलावा भी बता देता हूँ कि ये कैरिकुलम की भी डिमांड है। कैरिकुलम ने कह दिया है कि जैसा अलहदा हमने हर जगह पे अला को अलहदा लिखा और हैदा को, ये मैं आपको कैरिकुलम का एक मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगा जिसमें कैरिकुलम ने डिफाइन कर दिया है कि आपने बच्चे को आसान से मुश्किल की तरफ लेके आना है। अब आपने बच्चों को, जैसा जानवर है उसको ऐसे लिखना है, खुशबू को खुश अलहदा और बू को अलहदा लिखना है। नहीं, कैरिकुलम ने भी ये डिफाइन किया, ठीक है। डी ड्राइव में आगे चलिए। उसकी वो ठीक लगी? किधर है इसकी डिवाइस, किधर? देखिएगा बैग किधर है?
लाइन डिवाइस उसके अंदर ही। मैंने आपको पढ़ाई क्लासरूम मैनेजमेंट है, क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट उस वक्त होती है जब टीचर को अपने सब्जेक्ट पे क्या हासिल हो जाए। ये थ्योरेटिकल बातें, अब मैं आपको कुछ थ्योरी की चीज़ें हैं, चलिए वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, सिखाना है या पढ़ाना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, पढ़ाना कैसे। अपने सब्जेक्ट पे कमांड, मेरे टीचर को पता चल गया ईसीसी के कि ईएलओ कहाँ से आया। इनफेक्ट सारों को पता चल गया ईएलओ कहाँ से आया, किधर से निकल के, कॉम्पिटेंसी से। कॉम्पिटेंसी कहाँ से आई, ई लर्निंग एरिया से। मेरे टीचर को पता चल गया कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग कहाँ से आया, सब थीम कहाँ से आया, एसएलओ कहाँ से आया, सब थीम से। और सब थीम कहाँ से आया, मेरे टीचर को पता चल गया क्यों स्किल और नॉलेज। तो क्या मेरे टीचर को अब अपने सब्जेक्ट पे कमांड हासिल होगी? तो जब टीचर को सब्जेक्ट पे कमांड होगी, क्या कोई बच्चा हिल सकेगा? जब टीचर के पास इतना नॉलेज होगा देने के लिए कि मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने शरारत करने की कोशिश की हो। टीचर्स भी शरारती होते हैं। अब आपका और मेरा स्टूडेंट टीचर का रिलेशन है, ठीक है। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा। अब मैंने आपको सबसे पहले क्या करवाया, स्किल करवाया, नॉलेज, स्किल। अब मैं क्या करवाने जा रहा हूँ, चलो इस बात से एग्री करते हैं कि जो मैंने इससे पहले करवाया वो कौन सा पोर्शन था, स्किल का पोर्शन। क्योंकि अगर मेरी टीचर को बुक पे कमांड होगी तो बड़े धड़ल्ले से स्टूडेंट के साथ उनको लर्निंग के अंदर इंगेज कर सकेगी। अब मैं जिस पोर्शन में जा रहा हूँ वो कौन सा पोर्शन है, नॉलेज का पोर्शन। टाइम मेरे पास कितना, जरा मुझे बताइए। चले जाते हैं, आज के इस ट्रेनिंग सेक्शन का पर्पस क्या है। मैंने आपको क्या कहा, हम लिखते क्यों हैं, हम सिखाते क्यों हैं। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि किसी भी काम, उसके बाद रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन टीचर कैसे करेगा क्लासरूम के अंदर। जैसे आप बच्चे की अटेंडेंस लगा रहे हैं, आप बच्चे के पेपर्स टेस्ट वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड एंड मेंटेनेंस डॉक्यूमेंटेशन। आपको क्या पता है कि क्या कोई पॉलिसीज़ हैं क्लासरूम की, क्या हमने कोई पॉलिसीज़ बनाई हैं, क्या हमने कोई स्टूडेंट रूल्स बनाए हैं, क्या हमने कोई अपने क्लासरूम के अंदर ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हैं, ठीक है। प्रायोरिटीज़, क्लासरूम में जाके मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हूँ क्लासरूम के अंदर। उसके बाद जेडी ऑफ द स्कूल टीचर, क्या मेरे स्कूल टीचर की कोई जॉब डिस्क्रिप्शन बनी हुई है, और क्या कंडक्शन ऑफ द अफेक्टिव, हम जब बच्चों से कन्वर्सेशन करते हैं वो हमारी इफेक्टिव होती है या नहीं होती। तो ये बहुत सारे मल्टीपल क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमने अचीव करने हैं। लेकिन सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव तो वही है कि हमने स्किल को सीखा, और स्किल में हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात सीखी कि ये बड़ी मैटर करती है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। अगर तो आपका पर्सपेक्टिव इस्लाम और पाकिस्तान है हर जगह पे, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपके हर मामले में बरकत डालेगा। ये हो ही नहीं सकता कि बच्चा हिल भी जाए आप। लेकिन चूँकि हमारे कोई पर्सपेक्टिव सेट नहीं है, हम इनफैक्ट बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जबकि अब हमें बच्चे को पढ़ाना नहीं है, क्या करना है और कैसे सिखाना है वो भी नॉलेज हमारे पास है। ईसीसी के टीचर क्या करेगा, 1 to 5 का टीचर क्या करेगा, 6, 7, 8 का टीचर क्या करेगा,
और जब उसको पता चल जाएगा क्या करेगा, ये हो ही नहीं सकता कि क्लासरूम मैनेजमेंट उसकी इफेक्टिव ना हो। अब मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि क्लासरूम होता क्या है। क्लासरूम एक स्पेस है स्कूल के अंदर। लर्निंग स्पेस को हम क्या कहते हैं? स्कूल के अंदर कोई भी लर्निंग स्पेस इन विच बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स लर्न, जहाँ पे बच्चे और बड़े क्या करते हैं? लर्न करते हैं। एक्चुअल क्लासरूम की जो प्रैक्टिकल डेफिनेशन है, जो नॉलेज है, वो ये बताता है कि क्लासरूम इज अ स्कूल रूम, ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है? लर्निंग स्पेस होती है, जिसमें दोनों अडल्ट्स। अब आपको क्या लगता है, मैंने कुछ नहीं सीखा आपसे आज, तब आप नहीं सीखा। हम भी बहुत सारी चीज़ें आपसे, जब आप लोग कन्वर्सेशन कर रहे होते हो ना, तो कभी कभी शायद आपने फील किया हो, मुझे खुद भी कभी कभी, ये मेरी कमज़ोरी समझ लें कि मैं शायद सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर जाता हूँ, जिससे शायद आप हर्ट हो जाएं। और कभी कभी मुझे करने पड़ते हैं आपको ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि क्या हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको याद होगा तो मैंने आपको मैनेजमेंट के 6 पीस पढ़ाए थे। मैनेजमेंट के कितने पीस होते हैं? 6 पीस। वो तो लर्निंग की फेजेस थी। ये मैनेजमेंट के 6 पीस हैं, जिनको आपस में क्या किया जाता है? इनकॉर्पोरेट किया जाता है। और वो क्या होते हैं? कौन से? सॉरी, 6 एम्स। मैं पीस कह गया, आप ठीक हैं, तो आपने खुद ही उलझना है पीस और उसमें। 6 एम्स कौन कौन से? लिख लें। मैन पावर, मटेरियल, मटेरियल, हाँ वो देखता हूँ। पूछिए कितने बजे गाड़ी पहुंचेगी? मैन पावर, मटेरियल, मनी, मेथड, मशीन्स और मोरल। मोरल आपके, यानी कि कोई भी मैनेजमेंट है, सिर्फ क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं, कोई भी मैनेजमेंट, ओवरऑल मैनेजमेंट के कितने? 6 एम्स होते हैं। और ये आपको किसके अंदर पढ़ाए जाते हैं? जब आप MBA कर रहे होते हैं, मास्टर्स कर रहे होते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो आपको सबसे पहले जो मैनेजमेंट सिखाई जाती है। तो अगर आपने मैनेजमेंट सीखनी है तो आप देख लें, आपकी पूरी मैनेजमेंट इन 6 चीज़ों में ट्रैवल कर रही होती है। वो क्या क्या है? सबसे पहले मैन पावर। यहाँ पे क्या चीज़ है? जो लोग मौजूद हैं, जो स्ट्रेंथ है, वो क्या है? मैन पावर है। मैन पावर के बाद क्या है? मटेरियल्स। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है? आपके हाथ में कॉपी क्या है? अब मेरा टीचर सुबह क्लासरूम में जाता है, तो अगर उसके पास उसका अटेंडेंस रजिस्टर ही ना हो, उसके पास व्हाइट बोर्ड मार्कर ही ना हो, उसके पास मटेरियल ही पूरे ना हो, फौजी को जंग में उतार दें और उस फौजी के पास कोई इक्विपमेंट्स ही ना हो, तो क्या जंग लड़ेगा? लड़ लेगा जंग, ठीक है। कोई भी मैनेजमेंट है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहले मैनेजमेंट तो होती तब है। मैं अकेला हूँ तो ये अकेले की मैनेजमेंट है ना। तो जब मैं कोई बड़ी मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो वहाँ पे मैन पावर होगी। फिर उस मैन पावर को सबसे पहले क्या चीज़ सिखानी है कि मटेरियल को कैसे यूज़ करना है। दूसरी चीज़, उस मटेरियल को, मनी हमारी खर्च हो रही है तो हम उसको कैसे लो कॉस्ट कर सकते हैं, हम किस तरह मिनिमम कॉस्ट के अंदर मैक्सिमम मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक्सिमम रिजल्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है? मेथड्स, प्रोसीजर्स क्या होंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होंगे, मैं क्लास में आऊँगी कौन सी चीज़ कैसे होगी। जैसा आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं तो आप बच्चों से ही रूल्स बनवा दें। आपके सारे बच्चे कोई एक रूल बनाएं क्लास का, आज के बाद क्लास के रूल, और उन्हीं के बने हुए रूल को क्लास में लगा दें। आप देखिएगा बच्चा वही बात बोलेगा जो वो खुद वायलेट करता है सबसे ज़्यादा। तो जब वो खुद लिख देगा एक दफ़ा अपने हाथ से, और बजाय उसको टाइप ना करवाएं, उसी के हाथ का लिखा हुआ वहाँ पे लगवाएं, तो देखें आपका बच्चा मिसबिहेव करना मिनिमाइज कर देगा। याद रखिएगा, बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं, ठीक है। और बेसिकली मैनेजमेंट एक आर्ट है, ठीक है। अब क्लासरूम मैनेजमेंट इज द वे ऑफ
ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ क्लासरूम में रिसोर्सेज मौजूद होते हैं, दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, और तीसरी चीज़ कोई हेल्पर टीचर है तो साथ आपने उसको भी कैसे मैनेजमेंट करना है, तो इसको हम कहते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट। और इसका मकसद क्या होता है, ताकि क्लासरूम में जो टीचिंग का अमल है वो बड़ा एफिशिएंट हो। यही पर्पज़ है ना, टीचिंग बेहतरीन हो जाए, इफेक्टिव हो जाए, एफिशिएंट हो जाए, तो हम इसको क्या कहते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट। अब मैं आपको कोर मकसद बता देता हूँ क्लासरूम मैनेजमेंट का, कि हम बच्चों के मिसबिहेवियर को कैसे कंट्रोल करें। द प्राइमरी गोल इज टू मैक्सिमाइज appropriate conduct and misbehave of the student. This is the primary goal. What is this? This is the primary goal of the classroom management. कि आपके बच्चे का कंडक्ट और बिहेवियर ये दोनों क्या हो जाएं, अलाइन हो जाएं। अब जैसा मैंने आपको कहा कि हमने पहले किस पे बात की, पहले पोर्शन में देखें हमने एक नॉन फॉर्मल गुफ्तगू की स्लाइड्स लगाए बगैर, वो किसके ऊपर थी, नहीं, जो हमारा पहला पोर्शन था जिसमें हमने सीखा स्किल्स, वो किसके ऊपर थी, और वो किसका स्किल था, क्लासरूम का स्किल था। क्योंकि जब तक मेरे टीचर को अपने सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होगी, मैंने आपको बड़ी आसान एग्जांपल दी कि मुझे अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, तो मैंने यहाँ पे, मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई सोया होगा, सोया है कोई, मतलब मैक्सिमम लोग इंगेज रहे, क्योंकि और जो मैंने आपको, जो पहला मेरा नॉन फॉर्मल सेशन था वो क्लासरूम मैनेजमेंट की क्या थी, स्किल थी। अब हम किसके अंदर आ गए, नॉलेज के अंदर आके मैंने आपको वो प्रोफेशनल चीज़ों का शऊर देना है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं आपको क्लासरूम मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, तो आपको मैनेजमेंट का पता होना चाहिए या नहीं, कि बेसिकली मैनेजमेंट होती क्या है, मैनेजमेंट के कितने एम्स हैं, कौन कौन से, और हर एम लिंक कर रहा है दूसरे एम के साथ, इसमें से कोई एक एम भी गायब करोगे तो मैनेजमेंट नहीं हो सकेगी। एग्री और नॉट। फिर मैंने आपको बताया कि क्लासरूम मैनेजमेंट, और इससे पहले एक चीज समझाई कि पर्सपेक्टिव बड़ा जरूरी है। और जब हर चीज में आप, मैं पर्सपेक्टिव पे क्यों इतना जोर दे रहा हूं, अगर आपने ये एक सीधा कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी 99% चीजें, आप हर चीज किस लिए करोगे, टू सीक द प्लेयर ऑफ, और अल्लाह की प्लेयर किस बात में, टू सर्व इस्लाम एंड, और जो बच्चा आप डेवलप करोगे वो करेगा इस्लाम को सर्व, वो करेगा पाकिस्तान को सर्व। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद मैंने आपको कोर पर्पस बताया कि क्लासरूम मैनेजमेंट का कोर पर्पस क्या है, कि आपने बच्चे के कंडक्ट और बिहेवियर को क्या करना है, कंट्रोल करना है। किसको कंट्रोल करना है, बच्चे के कंडक्ट को। अगर आप ये दो चीजें कर गए, आप बच्चे के मिसबिहेवियर को कंट्रोल कर गए और आप बच्चे के कंडक्ट को कंट्रोल कर गए, तो इंशाल्लाह आपका मकसद क्लासरूम में, दिस इज द कोर पर्पस ऑफ द क्लासरूम मैनेजमेंट। उसके लिए जो पहला टूल है कि मेरे टीचर की अपनी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड कैसी है, जो मैं आपको पहले ऑलरेडी स्किल के ऊपर काम करवा चुका हूँ। क्लासरूम मैनेजमेंट की स्किल आपने पहले 1.5 पौने 2 घंटे में, 2 घंटे में स्किल सीखा। नॉलेज तो बड़ी आसान सी चीज़ है, जैसे मैंने आपको गाड़ी का टायर खोलना सिखा दिया, आपने सीख लिया कि गाड़ी का टायर कैसे खोलना है, वो स्किल था। अब मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, तो आप लिख नहीं लोगे बड़ी आसानी से। तो पहले आपने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, यहाँ तक बात की समझ आ गई। और दूसरा, एस्टेब्लिश एंड सस्टेन एन ऑर्डरली इन्वायरमेंट ऑफ योर स्टूडेंट। तो जब बच्चे का मिसबिहेवियर कंट्रोल हो जाएगा, जब बच्चे का कंडक्ट कंट्रोल हो जाएगा, तो आपके क्लासरूम का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सस्टेन रहेगा। ठीक है, इसके लिए हम जिन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे उसको क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर या किसी भी मैनेजमेंट के अंदर, एक होती है पोलका, क्या होती है, पोलका।
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग और असेसमेंट। क्या कहा है मैंने कि आपने प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, लीडिंग करना, कंट्रोलिंग करना और असेसमेंट, ये 5 चीजें आपको आनी चाहिए। अब प्लानिंग से क्या मुराद है कि आपने प्लान ये करना है कि आज क्लासरूम में कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी और कैसे उसकी इंप्लीमेंटेशन होंगी। लीडिंग, कंट्रोलिंग और असेसमेंट, क्या आपने ये जो सारा, और जितने भी मैनेजमेंट्स हैं, जितने भी मैनेजरियल स्किल हैं, वो पोल्का से कंट्रोल होते हैं। किससे कंट्रोल होते हैं? पोल्का। हम इसको कहते हैं पोल्का ऑफ द मैनेजमेंट। क्या है पोल्का मैनेजमेंट की? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, असेसमेंट।